दोस्तों GTR आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। 3, 2, 1। मत्स्योदर की उपमा मनुष्य के किस अंग के लिए दी जाती है? हाँ, नेत्रों के लिए, आंख के लिए। अंडाकार रूप का प्रभाव कैसा होता है? लावण्य युक्त होता है, ल्यात्मक होता है, सृजनात्मक होता है। बहुत सारे हो सकते हैं। सिस्टाइन चैपल के चित्र किसके द्वारा बनाए गए थे? माइकल एंजेलो के द्वारा बनाए गए थे। माइकल एंजेलो। प्रखर रेखाओं का प्रभाव कैसा होता है? शक्ति का होता है, दृढ़ता का होता है, गंभीरता का होता है, आधुनिकता का होता है, गति का होता है, ऊर्जा का होता है, निकटता का होता है। किसी ने एक भी सही लिखा तो बिल्कुल ठीक करिए उसका। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण है। एक पुंजीय रेखाओं का क्या प्रभाव होता है? एक पुंजीय कौन सी होती हैं? जो एक स्थान से, एक केंद्र से निकलती हैं और प्रसारित हो जाती हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य एक पुंज है, वहां से कैसी किरणें निकलती हैं, है ना? ऐसा ही है। अब वो किसी में हो सकता है, जैसे फूल है, सनफ्लावर, किसका उदाहरण हो सकता है? किसका? एक पुंज का उदाहरण हो सकता है। कोई भी फ्लावर है वो एक पुंज होता है। एक पुंज से ही सारी चीजें निकलती हैं। एक पुंज का मतलब एक पॉइंट होता है। हर एक फ्लावर की एक कली उससे जुड़ी हुई होती है। फिर जैसे आपने गेंदे का फूल तो देखा ही होगा, वो सभी एक छोटे से पॉइंट से जुड़े हुए रहते हैं, बहुत छोटे से पॉइंट से। तो वो क्या है? पुंज है, वहां से निकल रहा है। सूर्य है। व्यक्ति में भी होती है क्या पुंजीय शक्ति? हाँ, व्यक्ति में भी होती है। किस में? जो दिव्य पुरुष होते हैं, है ना, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो दिव्य पुरुष होते हैं। अच्छा, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उपयुक्त सभी हो सकते हैं, जो अभी आप हमने बोले हैं वो सभी हो सकते हैं। चक्राकृति रेखाओं की गति कैसी होती है? वेगवान होती है। चक्राकृति का उदाहरण कोई बच्चा दे सकता है? यस, चक्राकृति रेखाएं कैसी होती है? वेगवान होती हैं, यानी कि उनमें निरंतरता बनी रहती है। हाँ, केंद्र से हमेशा समान दूरी पर चलती हैं। केंद्र से हमेशा समान दूरी पर चलती हैं, वो कभी भी मिलेंगी नहीं। जैसे ट्रेन की पटरी होती है वो नहीं मिलती, वैसे ही चक्राकृति रेखाएं वो हमेशा केंद्र से दूर जाएंगी। भंवर भी वही है, भवंडर भी वही है, और क्या है? चक्रवात भी वही है। जब चक्रवात क्या है? जो चारों दिशाओं की हवा आकर के एक साथ मिल जाएंगे एकदम से, तो क्या है? घूम करके क्या है? ऊपर उठेगा। तो वो भी चक्राकृति तो होता है। अंधेरे कमरे में हरी पत्ती पर लाल प्रकाश डालने पर वह किस वर्ण की दिखाई देगी? काली। वास पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोना चाहिए आवश्यकता अनुसार? डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? कोई सी भी लिख सकते हैं। इंडियन स्कल्पचर, द आर्ट ऑफ इंडिया, द हिंदू टेम्पल। इसके अलावा भी किसी बच्चे ने इनसे संबंधित लिखी है तो सही कर सकते हैं। कामसूत्र का लेखक कौन माना जाता है? वात्स्यायन। यशोधर पंडित किस शताब्दी के विद्वान थे? 11वीं शताब्दी के या 12वीं शताब्दी के, या 11 से 12वीं शताब्दी के? ठीक है, कुछ भी सही है। अछत अंतराल में क्या नहीं होता? अछत अंतराल में रूप नहीं होता। अछत रूप नहीं होता। अछत का मतलब है अनछुआ, अनटच, बिल्कुल साफ एकदम से। अब वो अछत है, जैसे उस पर कोई मात्र एक बिंदु लगा दिया तो वो सक्रिय हो गया। हाँ, तो इसमें रूप आएगा। अभी उस पर कोई रूप नहीं है। शीतल रंगतें कौन सी होती हैं? नीला, हरा, या नीला हरा, या नीला बैंगनी, या नीला, कुछ भी लिखा ठीक है उनमें से, इन्हीं में से ठीक है जो सी बोली है। जंतर मंतर किसने बनवाया था? सवाई सिंह ने या राजा सवाई जय सिंह ने? या जय सिंह द्वितीय ने या सवाई सिंह ने?
सवाई सिंह अलग है। सवाई सिंह ने नहीं सर, या सवाई सिंह द्वितीय ने? सवाई जैसी। हाँ, राजा सवाई सिंह द्वितीय ने। वेरी गुड, वेरी गुड। राजा सवाई सिंह द्वितीय ने, सॉरी, राजा सवाई सिंह जो है ना वो जय सिंह को ही कहते हैं। हाँ, राजा सवाई सिंह के जय सिंह को ही कहते हैं। राजा सवाई जय सिंह पूरा नाम है, राजा सवाई जय सिंह द्वितीय। ओके, तो वो हमने तोड़ तोड़ के पूछ लिया, बस आगे पीछे करके पूछ लिया। हाँ जी सर, सवाई तो वो होती थी ना एक पदवी। सर इनका नाम तो जय सिंह था ना? हाँ, जय सिंह था, इसलिए तो लास्ट में जय सिंह भी बोल रहे हैं, जय सिंह द्वितीय है। सवाई तो पदवी होती है इनकी। अच्छा, जो जय सिंह द्वितीय ने बनवाए थे, कहाँ कहाँ बनवाए थे? तो जयपुर में बनवाया था। सर उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में। और आपको तो पहले से ही पता है, वेरी गुड। हाँ, जयपुर में किस सन में बनवाया था ये बताओ आप फिर मुझे। आप बताओ, आप बताओ नीलम, लिखिए। जयपुर में बनवाया था 1734 में। नंबर 2 लिखिए, दिल्ली। दिल्ली में भी है? ओके, दिल्ली में बनवाया था 1724 में। 24-34। अब लिखिए मथुरा। मथुरा में बनवाया था 1748 में। इसमें 4 बढ़ा। अब लिखिए वाराणसी। वाराणसी में बनवाया था 1737 में। बनवाए थे 1700 ईस्वी में ही थे। जी। उज्जैन। उज्जैन, अरे वाह, उज्जैन भी लिख लीजिए। चलो, जी सर। 1719 में। शुरुआत उज्जैन से हुई है। पहले उज्जैन, फिर दिल्ली। इन्हें आप क्रम में लिख सकते हैं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप इनको लिख लेना, जिसमें भी आप मतलब कंफर्टेबल फील करें वैसा लिख लेना। सीक्वेंस में ही सही याद हो जाते हैं। हाँ, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम। सर इन्हीं की बेगम थी। हाजी बेगम ने। हाजी बेगम को बेगा बेगम भी बोलते हैं, बेगा बेगम। हाँ, हाजी बेगम को ही बोलते हैं बेगा बेगम। 1569 से 70 के बीच में बनाया था। 69 से 70, 1569 से 70 के बीच में। विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 1993 में। वेरी गुड। राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने किस प्रकार के चित्रों के लिए? हाँ, अमूर्त चित्रकार भी हैं, प्राकृतिक चित्रण भी करते हैं। अमूर्त चित्रकार भी ठीक लिखा है जिसने लिखा है, प्राकृतिक चित्रण भी करते हैं, इन्हीं के लिए प्रसिद्ध है। बनारस के घाट का चित्रण किसने किया है? ओके ओके। दिल्ली का लाल किला बनवाया था किसके पुत्र ने? किसके पुत्र ने? हाँ, जहांगीर का पुत्र था। कौन? अच्छा, पुत्र पूछ रहा है तो पुत्र ही बताएंगे। 1638 से 48 के बीच में। तो जहांगीर का पुत्र है ना, जहांगीर के पुत्र ने। का नाम लिखना है। जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां आएगा। शाहजहां है। हाँ, तो जहांगीर, हाँ, जहांगीर के पुत्र ने, तो जहांगीर का पुत्र ठीक हो गया ना। हाँ, जहांगीर का पुत्र कौन था? हाँ, तो शाहजहां। टीकरी, सॉरी, विक्टोरी टावर कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़। हाँ जी, विजय स्तंभ भी है। किसने बनवाया था ये? महाराणा कुंभा ने। इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना करके मैंने डाली हुई है, उसे देख सकते हैं, उसमें सारा डिटेल है इसका। हाँ, ये कलकत्ता में भी बना हुआ है, लिख लीजिए। नंबर 1 कोलकाता। अलीगढ़ में भी है, अलीगढ़ में भी है, AMU में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लखनऊ में भी है, हजरतगंज में। ये लिखा हुआ पहले से आपके पास। हरदोई में भी है, हरदोई में, घंटाघर में है बना। अलीगढ़ के बाद कहाँ बोला आपने? लखनऊ बोला है, लखनऊ, हजरतगंज और हरदोई में है, घंटाघर के पास। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? एंडी वॉरहोल। प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया है? पिकासो। 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? जयराम पटेल। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? पौराणिक।
मास्टर प्रिंट मेकर, ऑब्लिक कर लो, ऑब्लिक करके लगा लो, ज्योति भट्ट। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? पौराणिक था। 1890 ग्रुप कहाँ गठित हुआ था? हाँ, कहाँ गठित हुआ था? गुजरात में। कहाँ पर? भावनगर। किसके घर पर गठन हुआ था इसका? जय पांड्या। मकान का क्या नंबर था? 1890। इसीलिए ग्रुप का नाम क्या पड़ गया? स्थापना किस सन में हुई थी? हाँ, 1963 में। पोटैटो ईटर का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? वान गॉग। आलू भक्षी दिखा चुके हैं बोर्ड पर। 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? ज्योति भट्ट भी है और जीएम शेख भी हैं। जॉय ऑफ लाइफ किसकी पेंटिंग है? हेनरी मूर। अच्छा, हेनरी माथिस। ओके। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? बुद्ध के। कितने जन्मों का वर्णन है? 547। ठीक है। अमृता शेरगिल की माँ कौन थी? हंगेरियन थी और मारिया आंतवानेत नाम था। कहाँ की रहने वाली थी? हंगेरियन, हंगरी की रहने वाली थी। किसने लंच ऑन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? मोनेट ने। ये सामने वही है, एडवर्ड मोनेट ने। मोनेट, एडवर्ड मोनेट ने 1862 से 63 के बीच में ये वही पेंटिंग है। इंग्लिश में मोनेट है, हिंदी में मोनेट। माने ने बनाया है, एडवर्ड माने ने बनाया है, मोने अलग है। हाँ, मोने अलग है। ये वही है, ये ये वही है चित्र। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है। ठीक है। मोने अलग है, माने अलग है। केजे सुब्रमण्यम, ये चित्र वही है, इतना पता है। इंग्लिश में लिखा मैंने। केजे सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है यात्रा। बर्थ ऑफ मैन, कोई भी लिखा हो इनमें से सही करेंगे। बर्थ ऑफ मैन, द किंग एंड क्वीन। अगला ब्लैक एंजल, द टेलियोगंजम, द टेलियोगंजम। 32 नंबर सवाल है, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया? उनकी मां ने भी प्रोत्साहित किया था, यामिनी राय ने भी प्रोत्साहित किया था, उनके गुरु ने भी प्रोत्साहित किया था, उनके चाचा ने भी प्रोत्साहित किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर किसके लिए जाने जाते हैं? जल रंग के लिए। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति किससे बनी है? कांसा से बनी है। अजंता की गुफाएं किस वर्ष प्रकाश में आई? 1818 में। राजस्थानी सर 1818 में बात की है, 1819 में अजंता की। और इसमें क्या है फिर? 1818 में क्या हुआ था और 1819 में क्या हुआ था? अजंता। अच्छा, गुड। राजस्थानी चित्रों के विषय क्या है? हाँ, राधा कृष्ण। हाँ। सैलोज मुखर्जी कैसे वाद के चित्रकार हैं? प्रभाववादी। सैलोज मुखर्जी कैसे वाद के चित्रकार हैं? प्रभाववादी चित्रकार हैं। राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? हाँ, संथाल परिवार। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? पिकासो। हाँ। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या है? शूरत। हाँ, जॉर्ज शूरा इसको ही बोलते हैं, जॉर्ज शूरा कोई। फाविज्म का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? हाँ, हेनरी माथिस। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया एंड पुस्तक के लेखक कौन है?
डॉक्टर लालचंद मोती। क्या लिखा हुआ? आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। बेंजामिन रोलैंड, बेंजामिन रोलैंड, पहले भी आया है सवाल ये। बीमार लड़की, मृत्यु का कमरा, मृत्यु सैया, मृत माता, मृत्यु के 5 चित्र किसी अभिव्यंजनावादी चित्रकार के द्वारा चित्रित किए गए थे। एडवर्ड मुंक। पवित्र सत्य, आवाज, बसंत ऋतु की शाम, यौवन, प्राप्ति नामक चित्रों के रचयिता कौन है? ये भी एडवर्ड मुंक है। हाँ जी। उड़ीसा स्टेट म्यूजियम कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में ही है। भुवनेश्वर उड़ीसा में है और स्थापना हुई थी 1932 में इसकी। सर दीदी हंस रही है कि आंसर वही लिख रहा। सर बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे ही। अच्छा, हाँ उड़ीसा, भुवनेश्वर लिखना था इसमें, ठीक है। हाँ उड़ीसा में ही है वो, ठीक है। असम स्टेट म्यूजियम कहाँ स्थित है? हाँ ये असम में है, गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में। स्थापना हुई थी 1940 में। इसे असम प्रांतीय संग्रहालय भी कहा जाता है। असम प्रांतीय संग्रहालय 1940। द डांस ऑफ लाइफ, द लोनली वंस और द सन नामक चित्रों के रचयिता कौन है? एडवर्ड मुंक। सितारों की ओर कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष, आकाश में वस्तु समूह नामक चित्रों के रचयिता कौन है? पालकली। सालार जंग म्यूजियम किस शहर में है? हैदराबाद। हैदराबाद। अगर तेलंगाना लिखा हुआ तो ठीक कर देंगे। स्थापना हुई थी इसकी 16 दिसंबर 1951 में। हाँ बोलो। नहीं, हैदराबाद अलग है, इंदौर अलग है। हाँ यूसुफ अली खान का निजी संग्रहालय है ये। यूसुफ अली खान का निजी संग्रहालय है, इसमें अधिकतर उनकी कृतियां हैं। यूसुफ अली खान का, इनकी निजी कलाकृतियां भी इसी में रखी हुई हैं। यूसुफ अली, हाँ यूसुफ अली खान सर जो एक्टर है। हाँ जी। द महाराज सवाई माधो सिंह म्यूजियम स्थित है दिलीप कुमार, जयपुर राजस्थान में। पीले पक्षियों वाला प्रकृति चित्र नाविक सिंधवाद निवास नामक चित्रों के रचयिता कौन है? पालकली। खेत की उपज, बगीचे का नक्शा, चरागाह नामक चित्र के रचयिता है पालकली। काल्पनिक पक्षी, मानव नामक प्रसिद्ध चित्र किस अभिव्यंजनावादी चित्रकार का है? पालकली का। विचार मग्न, शहर की यंत्रणा, परिवार की सैर, खोज का स्थान नामक चित्रों के रचयिता कौन है? पालकली। द आर्कियोलॉजी म्यूजियम सारनाथ स्थित है सांची में। दादावादी कलाकार कौन है? एमपी में हो गया ना। मार्शल धुंसा है, हंस आर्प हैं, ह्यूगो बाल हैं, समीनी नोल्डे हैं, पिकाबिया हैं, कर्ट हैं। ये दादावादी आंदोलन जो था स्विट्जरलैंड में उत्पन्न हुआ था, स्विट्जरलैंड। अलवर में गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ है? राजस्थान में है। यूनेसेफ म्यूजियम कहाँ है? ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद, गुजरात। हाँ जी, गुजरात लिखा तो ठीक कर देंगे उसे। उस अति यथार्थवादी चित्रकार का नाम बताइए जो कि अधिसूचित कलाकारों में से एक है। सल्वाडोर डाली। बड़ौदा म्यूजियम व पिक्चर गैलरी कहाँ है? बड़ौदा गुजरात में है। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? सरस्वती। हाँ काली ऑब्लिक करके लिख दीजिए, काली। हाँ
महिषासुरमर्दिनी, बैल भी तो ही नहीं कहा। हाँ ठीक है। हाँ, काली के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। तैयब मेहता ने किस शहर में कार्य किया? बम्बई में किया, बेंगलोर में भी किया, दिल्ली में भी किया, कोलकाता में भी किया, न्यूयॉर्क में भी किया। इनमें से कोई 2 दे देगा, 3 भी दे देगा, ठीक है, और 1 भी दे सकता है ऑप्शनल में। बम्बई, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता और न्यूयॉर्क। दिलवाड़ा मंदिर है किसका बना हुआ है? बलुआ पत्थर का। दिलवाड़ा मंदिर, अच्छा, दिलवाड़ा मंदिर है किसका बना हुआ है? संगमरमर का। अच्छा, गलती लिख दिया मैंने। राजस्थान का है सर, मकराना मार्बल, सफेद संगमरमर। आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? स्थिर वस्तु चित्रण के लिए। ओडिशा में सूर्य मंदिर किस शहर में है? कोणार्क में। सांची के स्तूप हैं आकार में चौकोर। बाण का परिवार नट। सर सांची का स्तूप में क्या होता है? आकार में चौकोर। कहाँ पर है? बाण का परिवार, नट का गोला व नट का परिवार नामक चित्रों के रचयिता कौन है? पिकासो। नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? मुंबई। मुंबई के बरली इलाके में है ये। और दिल्ली में भी है एक, नेहरू सेंटर के नाम से है, लेकिन वो संग्रहालय नहीं है। तो सर दिल्ली नहीं आएगा? नहीं, दिल्ली नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, लेकिन दिल्ली में भी है एक जो नेहरू सेंटर के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन वो नहीं है, संग्रहालय नहीं है, मतलब आर्ट गैलरी नहीं है, वो जी सर। संस्थान है कोई। ठीक। अगर संस्थान पूछेगा तो फिर दिल्ली आ सकता है उसमें। द नेशनल हैंडीक्राफ्ट व हैंडलूम म्यूजियम जो कि प्रगति मैदान मथुरा रोड पर स्थित है, कहाँ पर है? दिल्ली में। गुर्निका नामक विशाल एक विख्यात चित्र 11.5 गुणा 25.5 किस सन में चित्रित किया गया था? 1937 में। इनमें से कौन सी कला त्रिआयामी नहीं है? चित्रकला नहीं है। माता व बालक, श्वेत वस्त्र पहने स्त्री, पनघट पर 3 स्त्रियां नामक चित्र के रचयिता हैं पिकासो। जो पनघट पर 3 स्त्रियां हैं, जी सर। जब ये 3 स्त्रियां वहां पर पानी के लिए खड़ी हुई थी, पानी लेने के लिए गई थी पनघट पर, जिनके हाथों में घड़े थे, तो वहां से वो गुजरे। कौन थे? पिकासो। पिकासो नहीं थे, और कोई थे? नहीं, ब्राक नहीं थे। हो सकता पिकासो हो, ठीक है। जब पिकासो वहां से गुजरे तो उनको प्यास लगी। उन्होंने सोचा पानी है, इनसे पानी ले लेते हैं। उनसे उन्होंने पानी पीने की इच्छा जाहिर की कि भाई मुझे थोड़ा पानी पिलवा दो। और उन्होंने देखा कि ये तो टूटी टूटी आदमी है, तो कुछ ज्ञान की बात ही बता सकता है। फिर उन्होंने पूछा कौन है आप? उन्होंने कहा जी मैं चित्रकार हूँ और कविता भी लिखता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तो पहले आप कविता सुनाओ, पानी पिला देंगे आपको, लेकिन पहले कविता सुनाओ। अब 3 लेडीज थी, तीनों ने अलग अलग विषय पर कविता सुनने के लिए कहा। एक ने कहा मुझे चरखे पे सुनाओ, एक ने कहा मुझे कुत्ते पर सुनाओ, एक ने कहा कि मुझे खीर पर सुना दो, और उन्होंने कहा थोड़ा सा पानी पीना था। और इन्होंने 3 इच्छा जाहिर कर दी कि भाई मुझे इस पर पहले कविता सुनाओ, उसके बाद आपको पानी पिलाया जाएगा। अब चूंकि वो कैसे थे? वो ज्ञानी पुरुष थे, वो सुना सकते थे। उन्होंने क्या काम करा? तीनों को एक साथ मिला दिया। तीनों टॉपिक को एक ही साथ मिला दिया कि भाई बार बार अलग अलग सुनाने से अच्छा है कि मैं एक में ही इनको मिला दूं। उन्होंने सुना दिया। क्या सुनाया था उन्होंने? हाँ, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया। आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजा, तो ये वाला उन्होंने सुना दिया। और फिर पानी पी करके वहां से निकल लिए वो। हाँ, पिकासो आ गया इसका उत्तर। 3 नर्तक 1925 नामक चित्र के रचयिता कौन है? पिकासो है। विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम स्थित है बम्बई। गवर्नमेंट स्टेट म्यूजियम व नेशनल आर्ट गैलरी स्थित है
बॉम्बे गवर्नमेंट स्टेट म्यूजियम कहाँ पर है? ये मद्रास चेन्नई में है। और नेशनल आर्ट गैलरी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, मुंबई में है और बेंगलुरु में। नेशनल आर्ट गैलरी 3 जगह पर। पहले आ चुका सवाल, लिखवा चुके हैं हम इसको। गवर्नमेंट स्टेट म्यूजियम मद्रास, ये मद्रास चेन्नई में है और नेशनल आर्ट गैलरी है नई दिल्ली में, बेंगलुरु में और मुंबई में। इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे ये। अभिविंजनावादी चित्रकार कौन है? एमिल नोल्डे। एमिल नोल्डे, कोई भी लिख सकते हैं इसमें। एडवर्ड मुंक भी हो सकता है अभिविंजनावाद में। हाँ जी, हो सकता है। सर कह रहे हैं ना ऑप्शन अगला सवाल है, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? कैलाश मंदिर। अजंता एलोरा के गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? किसने देखा था? ह्वेनसांग ने। फिर 1819 में किसने देखा? जॉन स्मिथ। 1819 में फिर किसने देखा? उसके बाद जॉन स्मिथ ने देखा। माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? हाँ, पुनर्जागरण काल में हुआ था। या फावीज में लिखा तो भी सही कर देंगे, या 15वीं या 16वीं शताब्दी लिखा तो भी उसको सही करेंगे। जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1475 को जन्म हुआ था इनका। कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? एमपी के छतरपुर में खुजराहो। छतरपुर। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। हाँ, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? टेराकोटा। किस कलाकार ने ताहितियंस को पेंट किया था? गोगवा, पाल गोगवा। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? गुफा संख्या 1 में। अशोक स्तंभ जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, उसकी ऊंचाई बताइए कितनी है? 9.7 मीटर या 36.5। हाँ, फीट। 9.7 मीटर 36.5 फीट। शीर्ष पर गोलाकार है, इसके जो शीर्ष है उस पर गोलाकार अबेकस है। अबेकस, अबेकस क्या होता है? हाँ, मैथमेटिक्स का सूत्र मान लो आप, जिसमें दोनों तरफ ऐसे पट्टियां लगी होती हैं, ऐसे बीच में ये लगे होते हैं, सिलाई लगी होती है, तार लगे होते हैं। उसमें इसमें एक गोली है, छोटी बॉल पड़ी हुई है, इसमें 2 हैं, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, देखा होगा, मिल जाता है अबेकस। वो डिफरेंट टाइप के आते हैं अबेकस। वो मैथमेटिक्स का एक तरीका है, मैथमेटिक्स सिखाने का, गणित का तरीका है। जो गणित है, हाँ कंप्यूटर का नाम पहले अबेकस। हाँ हाँ, उसे गणितीय यंत्र मान लो आप। हाँ, वो मोती भी डले होते हैं उसमें, वो उसी मतलब किसी तरीके का भी बनाया जा सकता है। हाँ, उसमें भी होता है। देखो, ये जो गणितीय गतिविधियां हैं, ये लाइफ में काम आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन गणितीय गतिविधियां, गणित इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि जो हमारा मन है, हमारा जो दिमाग है, उसको एक्सरसाइज हो जाए, उसकी कसरत हो जाए, उसको उलझनों से निकलना आ जाए। अब ये नहीं है कि भाई गणित हमारे हर जगह काम आएगा, हर जगह और भी सब्जेक्ट काम आएंगे, लेकिन गणित इसलिए है सब्जेक्ट शुरू से ही पढ़ाया जाता है, फर्स्ट क्लास से ही गिनतियां शुरू करा दी जाती हैं, केवल इसलिए क्योंकि गणित में ही वो शक्ति है जो हमारे माइंड को क्या करेगा, वो डेवलप करेगा। कौन सा चलेगा? 86। अच्छा, सारनाथ स्तंभ कब बना? 6ठी शताब्दी लिखा हुआ तो ठीक कर देंगे, 250 ईसा पूर्व लिखा हुआ तो भी सही कर देंगे। ठीक है। अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है? लगभग 600 या 500 मीटर लिख सकते हैं।
दो चरणों में बनी थी अजंता की गुफाएं, सातवाहन काल में और वाकाटक में। विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 1983 में। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? मैरी कैसेट, पहले आ चुका सवाल। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं तेल रंग पेंटिंग के लिए। राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे हैं? लघु चित्र हैं। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? हाँ, एच लिखा है जिसने उसको भी ठीक कर देंगे। 9H तो है ही हार्ड पेंसिल। नहीं 6 नहीं, सबसे हार्ड पूछ रहा है ना। जो ग्रेफाइट बनता है, पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है। ग्रेफाइट जो बनता है वो पेंसिल का जो बनती है, क्या कहते हैं उसको, लीड, वो ग्रेफाइट और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है। भारत में किस कलाकार को पिकासो के समान माना जाता है? M.F. हुसैन को। इनको क्या कहते हैं? भारत का पिकासो भी बोलते हैं। आएगा सवाल पेपर में। सांची स्तूप कहाँ पर है? हाँ, MP में, भोपाल। अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र व मूर्तियां नहीं है? ईसाई धर्म से नहीं है। ईसाई धर्म। मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग की विभिन्न तारों में की गई है? लाल रंग की। इसके अलावा और भी अन्य ताने हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, मोनालिसा जो चित्र है किस तकनीक में बनाया गया है? टेक्निक क्या है? टेक्निक स्फुमाटो टेक्निक है। स्फुमाटो लिख सकते हैं इसको। स्फुमाटो तकनीक का प्रयोग किया गया इस चित्र को बनाने में, इस पेंटिंग को बनाने में स्फुमाटो तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या होता है? रंग की कई परतें लगाई जाती हैं, रंग की कई परतें लगाई जाती हैं और वो उनसे एक धुंधला प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। धुंधला प्रभाव उत्पन्न किया जाता है उससे। पीछे देख रहे हैं आप, धुंधला बना है ना हल्का पीछे, यही है मोनालिसा। भारतीय मोनालिसा कौन कौन किसको कहते हैं? बनी ठनी को। अच्छा, और ये मोनालिसा विंसी ने बनाए थे। कुंभ की मोनालिसा एक और पैदा हो गई आप। हाँ, वॉश पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय में हुआ था? शांति निकेतन में। असित कुमार हल्दर किस कला एवं शिल्प विद्यालय के प्राचार्य थे? हाँ, सबसे पहले थे राजस्थान के 1924 में। इसके बाद फिर बने थे लखनऊ स्कूल आर्ट के प्रिंसिपल बने थे 1925 से 1945 तक, वो यहीं रहे। हाँ, अगर लखनऊ ने दे रखा, राजस्थान दे रखा है, ऑप्शनल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ऑप्शनल में जब ऐसा प्रश्न आए तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है आप लखनऊ दे नहीं रखा तो उसमें फिर किस वे का लगा दें? हाँ, तो वो भी ठीक ही है, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने कार्य किया था 1924 में। उसके बाद कहाँ आ गए? वो लखनऊ आ गए 1925 से 45 तक, फिर वहीं कार्य किया उन्होंने। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? 135 किलोमीटर, ठीक है। अगर किसी ने 100 से अधिक लिखा है ठीक कर देंगे उसको। किस मतलब ऐसे सवाल थोड़े बहुत आगे पीछे भी आ जाते हैं। 130 आ गया और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या लगाएंगे? 132 आ गया, 134 आ गया, अगर आ गया 35, हाँ 135, ठीक है। अच्छा, 135 पे लगाएंगे लेकिन 35 पे नहीं लगाएंगे। हाँ, वेरी गुड, सही कर रही हो। 35 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 135 भी आ सकता है। किस किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? काला और सफेद। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रह है पेंटिंग का, स्कल्पचर का और ग्राफिक आर्ट का। मदर गॉडसे की मूर्ति किस माध्यम में है? किस में बनी है भाई? मदर गॉडसे की। कैसे पता तुम्हें? कांसे की भी है ये, टेराकोटा के साथ साथ ये उसकी बनी है। ऑब्लिक कर लो इसको। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? जे कांस्टेबल ने। इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में आएगा। बाल नहीं है, बादलों की है। बालों का तो फिर तब बदल जाएगा उत्तर इसका।
हाँ, बाल आता तो फिर उत्तर बदल जाएगा। कभी कभी बाल बादल जैसे दिखाई देते हैं। केसों को भी क्या बोलते हैं? हाँ, केश विन्यास सबसे अच्छा वैसे अजंता में। अच्छा। ययाति चित्रों की एक श्रृंखला है जो किसके द्वारा बनाई गई है? हाँ, रामचंद्र नायर के द्वारा। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? हाँ, फ्रेस्को या चावल की भूसी व गोंद सहित पत्थर पाउडर। ये भी सही है और सही उत्तर यही है इसका। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? 16वीं सदी लिखा सही कर देंगे, 16वीं से 17वीं लिखा तो सही कर देंगे, 16वीं से 18वीं लिखा तो भी सही कर देंगे, और 16वीं से 19वीं लिखा तो भी सही कर देंगे। 1619 तक। ठीक है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30। लैंप और मकड़ी के बीच नामक चित्र किसने पेंट किया था? एम.एफ. हुसैन ने। सर इसका डाक टिकट भी है। एक जो वो कविता लिखी थी एम.एफ. हुसैन ने, लैंप और मकड़ी कविता भी है एक। यस सर। और जो वो पंढरपुर की एक औरत है उसमें भी लैंप को दिखाया गया है, उसमें भी है नंदी पुल पीठ जलता चिराग। तो वो चिराग का काम वही कर रहा है। सुनाई थी ना आपको पंढरपुर की एक औरत, सिर पर गठरी गोद में बच्चा, चल रही बनारस घाट, ना कोई आगे ना कोई पीछे, उसमें ये नंदी पुल पीठ जलता चिराग। हाँ, तो वो यही वाला है चिराग। हाँ, सिर पर गठरी गोद में बच्चा। प्रगतिवादी कलाकार स्मृति समूह की घोषणा पत्र किसने लिखा था? हाँ, सूजा, F.N. सूजा। राजपूत शैली के चित्रों को और किस नाम से भी जाना जाता है? राजस्थानी और हिंदू शैली भी कहते हैं। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई? एम.एफ. हुसैन ने। पहली फिल्म थी इनकी, किसकी? एम.एफ. हुसैन की 1967 में। इस पर क्या मिला था इनको? गोल्डन बेयर पुरस्कार मिला था बर्लिन में। और कैसी थी? लघु फिल्म थी। लघु फिल्म थी, बड़ी नहीं है सर, इसमें वॉइस नहीं है, ये म्यूट है। ओके, लघु फिल्म है। यूट्यूब पे है। जो भाषा होती है ना वो कई तरीके की होती है, जरूरी नहीं है बोलना, हर जगह बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, वो अपना बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं। एक मैंने भी देखी थी एक यूट्यूब पर, उसमें मात्र 1 या 1.5 मिनट की पिक्चर होगी, लेकिन जीवन का पूरा बिना बोले ही सब कुछ बता देती है। वो दिखाई थी ना? हाँ, वो दिखाई थी एक बार। हाँ, वो उस समय दिखाई थी जब उसका उदाहरण चलते रस के। रस की उत्पत्ति स्वतः होती है व्यक्ति के हृदय में। उसको देखने के बाद उत्पत्ति हुई थी ना, तो वो केवल वो भाव दिखाना चाहते किस तरीके से भाव उत्पन्न होता है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार होते हैं? 950 से 1050। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? हाँ, जयसिंह द्वितीय ने। किस सन में बनाया था? 1724 में। एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? किससे थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई। प्रगतिवादी समूह के कलाकार काय तोड़े जाने जाते हैं? हाँ, पेंटर या चित्रकार बोल सकते हैं। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई? 2011। हाँ, 20वीं शताब्दी में। मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? हाँ, डाली की है, सल्वाडोर डाली। प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में। किस सन में हुई? 1960 में मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में। सर तभी तो खत्म हो गया था फिर ये। अच्छा, 1949। ठीक है। प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी? बंगाल स्कूल से। 1949 में मुंबई के कौन सी गैलरी थी? जहांगीर आर्ट गैलरी। ठीक है। प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी? बंगाल स्कूल से। प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार जैक्सन पोलाक कहाँ के हैं? अमेरिका के। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने किस चित्र के लिए? प्रसिद्ध है घोड़े चित्रण के लिए। एलिफेंटा की गुफाएं
किससे घिरी हुई हैं? समुद्र से। अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइए। एडवर्ड मुंक। और भी कोई लिख सकते हैं इसमें, वान गॉग को भी लिख सकते हैं, अर्नेस्ट मैके को भी लिख सकते हैं, किंचनर को भी लिख सकते हैं, पाल क्ली को भी लिख सकते हैं, फ्रांज मार्क को भी लिख सकते हैं। ये सभी अभिव्यंजनावाद से संबंधित है। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? क्लाउड मोनेट। सबसे प्रसिद्ध श्रृंखला थी इनकी। हाँ, गिवर्नी फ्रांस में बनी थी। उनका जो घर का बगीचा था उसी को लेकर के बनाई थी। M.F. हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? इंदौर के। जन्म कहाँ हुआ था? पंढरपुर। जन्म पंढरपुर में हुआ था। रहते कहाँ पर है? कहाँ से संबंधित है? इंदौर से। 125 सवाल कंप्लीट हो गए भाई। चलिए टेस्ट नंबर 2। जो टेस्ट हैं ये, इन्हें साथ साथ याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे रोज का काम रोज ही खत्म करने की। आज टेस्ट पेपर दिया, आज ही उसको याद कर लीजिए। और किसी के सामने कोई समस्या आती है तो उसको बताइए। तो कोशिश करिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं हर टेस्ट में जो कन्फ्यूजन की स्थिति डेवलप कर देते हैं। कुछ ही सवाल होते हैं, 1-2 सवाल, पहले हमने उसका उत्तर हो सकता है कुछ और देखा हो, कहीं और कुछ पढ़ा हो। यहाँ पर जो टेस्ट पेपर करवा जाएगा वो बिल्कुल एकदम से कन्फर्म है, ठीक है? बाई चांस है, थोड़ी बहुत कमी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, वो कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता। सीखने की क्षमता हमेशा उसको बनाए रखनी चाहिए और हमेशा नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, किसी सवाल के बारे में नहीं पता है, तो आप अपने साथियों से पूछ सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग ले सकते हैं, लेकिन उसको कन्फ्यूजन में मत रहिएगा उस सवाल के में, उसको क्लियर कर लीजिएगा अभी। फिर ऐसी स्थिति हो सकता ना है कि आपको बताने का मौका मिल पाए। आने वाले समय में आपके ऊपर का और भार बढ़ने वाला है, ये जानते हैं आप। अभी आपको केवल दौड़ना सिखाया जा रहा है, लेकिन अभी पॉइंट दिखाई नहीं दिया है। जिस दिन ये समझ लीजिए आपको टारगेट वाला पॉइंट दिखाई दे जाएगा तो वो फाइनल राउंड होगा। फाइनल राउंड का मतलब समझते हैं, जितनी ताकत होती है इतनी ताकत लगाइए वहाँ के लिए, क्योंकि जितने छटने होते हैं वो फाइनल राउंड तक पहुँचने से पहले पहले छट जाते हैं सभी। जब दौड़ शुरू होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, 50 कैंडिडेट एक साथ दौड़ा दिए उसमें, क्योंकि सबको जीतना है। जितने भी दौड़ेंगे सबके दिमाग में एक ही बात होती है, वहाँ मुझे सफल होना है। तो वहाँ से वो क्या पूरी ताकत लगा देते हैं, जबकि इतनी ताकत नहीं लगानी थी उनको। पूरी ताकत लगाई और 100 मीटर चलने के बाद उसमें से 30 छट जाते हैं एकदम से, 30 केवल, फिर 20 बचेंगे। जब 20 बचेंगे वो, उनके लिए ट्रैक क्या होगा, एकदम से खाली होगा। अभी ट्रैक पर बहुत भीड़ है, जैसे ही वो छट जाएंगे उनके लिए ट्रैक खाली मिलेगा। जैसे ही और 200 मीटर आगे जाएंगे उनमें से 10 छट जाएंगे। अब 10 के लिए कैसा है ट्रैक, बिल्कुल खाली है, 10 बड़े आसानी से दौड़ सकते हैं उसमें। अब जब फाइनल राउंड आता है, फाइनल राउंड में उन 10 में से भी 5 ही बचेंगे। अब उन 5 में संघर्ष होता चलता है। अब जो फाइनल राउंड को वही पार कर पाता है जो एक लक्ष्य को भेदने के लिए जिसने सालों साल की मेहनत की है, जो रेगुलर दौड़ा है, जो निरंतर जिसने प्रयास किया है, जिसने एक भी दिन बीच में से छोड़ा नहीं है, वो उस लक्ष्य तक पहुंचेगा। अब उन 5 में देखना कौन दौड़ रहा है तेज, जो उस समय फाइनल राउंड में अपनी पूरी ताकत उसी में झोंक देगा, वो फिर सफल होगा। अब उनमें से भी सेकंड, एक होती है सेकंड, एक सेकंड से भी 100वां भाग होता है, सेकंड का भी 100वां भाग। जब फाइनल राउंड होता है तो वहां पर लोग खड़े रहते हैं। एक रस्सा होता है, रस्सी तो समझते हैं, उसको बांधे रखते हैं। वो पता है जैसे ही टाइम होगा तुरंत उसको वो खींच देगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
उनका बस एक सेकंड का 100वां भाग था, वो आगे पहुंच गए उससे। लेकिन एक बच्चा ऐसा है, वो टच हो गया, उस रस्सी से टच हो गया, पहुंच भी गया अंदर, लेकिन वो टच हो गया चूंकि, इसलिए वो बाहर है। तो सेकंड के 100वें भाग का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है ना। वो 100वां भाग ही हमें कई साल पीछे खींच देता है। इसलिए बार बार बोलते हैं, आप चलिए, आप चलना तो सीख गए हैं, अब दौड़िए, अब आप दौड़ना भी सीख गए हैं। अब हम चाहते हैं वो दौड़ में आप सफल हों, और सफल तभी होंगे जब आप निरंतर दौड़ेंगे। एक भी दिन, अब आप चाहे बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, आपको दौड़ना ही दौड़ना है। आपको ये बहाना नहीं कि जी सर बारिश बहुत तेज थी, क्यों, फिर आप क्या है, फिर नहीं सफल हो पाएंगे। अगर आपको बारिश रोक सकती है ना, तूफान रोक सकता है, या लाइट रोक सकती है, अंधेरा रोक सकता है, तो आप सफल नहीं होंगे। आपको उन सबके ऊपर जाना होगा। और जो व्यक्ति जितने ऊपर जाता है, पूनम, जो व्यक्ति जितने ऊपर जाता है उसको इतना ही परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जब हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो वहाँ हमको क्या है, हवा कम लगती है। सेकंड फ्लोर पर जाएंगे, हवा का जो प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ेगा। थर्ड फ्लोर पर जाएंगे और तेज हवा लगेगी, फोर्थ पर जाएंगे और लगेगी। जब हम पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहाँ क्या लगा, बहुत तेज हवा लगेगी, बहुत तेज हवा, आंधी की तरह लगेगी हवा भी। वहाँ बारिश भी तेज लगेगी, धूप भी बहुत तेज लगेगी। क्यों? तो इसी बात से समझ सकते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं, हमारे लिए परेशानियां भी ऐसे ऐसे ही बढ़ती हैं। जैसे जैसे हम लक्ष्य के पास पहुंचते जाते हैं, हमारे सामने दिक्कतें भी ऐसे ही बढ़ेंगी। वही तो परीक्षा होती है जीवन की। अगर आप उन परीक्षाओं में सफल हो गए तो आप एकदम से कोहिनूर हीरे की तरह चमकेंगे। ठीक है, कोहिनूर हीरा बनना है। एक होता है हीरा, एक होता है कोहिनूर हीरा। तो आपको कोहिनूर हीरा बनना है। कल एक मैंने पिक्चर लगाई थी बोर्ड पर, उसमें लिखा था सरकारी मास्टर। एक मतलब ऐसा एक देशज शब्द लिखा था उसमें। देशज का मतलब कहते हैं सामान्य और किसी गांव पड़ोस की रोजाना बोलचाल की भाषा। वो जानबूझ के हमने इसलिए लगाया था कि आपके दिमाग में उसकी अहमियत हो। जो लेडी मैंने यहाँ पर लगाई थी, उसके चेहरे का तेज देख रहे थे आप? सफलता का तेज ऐसा होता है, इनके चेहरे में तेज है कुछ, वो स्वतः ही आता है, वो किसी के लाने से नहीं आता कभी भी। वो आप लाना चाहें तो वो बनावटी होगा, क्षण के लिए। जो वास्तविक तेज होता है, वास्तविक तेज, उसको प्रभावित होता है, वो किसी को प्रभावित कर लेता है, वो अपने आप से स्वतः दिखाई देता है। मान लिया आप किसी विशेष व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे हैं, जिससे हमने मतलब सालों की तपस्या करी है मिलने के लिए, वो एक क्षण के लिए मिलने ही वाला अगले क्षण, तो वो एकदम से तेज आएगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके एक क्षण के साथ से हमारा जीवन बदल जाता है, एक ही क्षण के साथ से। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं केवल मात्र एक क्षण हमारे साथ रहे, एक ही क्षण में हमारा दिमाग खराब कर दिया उन्होंने, एक ही क्षण में, ज्यादा समय नहीं लगता। अब उस क्षण को ही तो पहचाना, वो ही एक सेकंड का 1000वां हिस्सा होता है। एक सेकंड का भी 1000वां हिस्सा होता है। अगर हमारा मन मजबूत है, हमारा मन बेहद मजबूत है, हम पे वो प्रभाव नहीं करेगा, ना तो छोड़ने वाला और ना ही भाव को लाने वाला, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो हमें अपने चित्त को, अपने मन को मजबूत करना है, तब हम सफल होते हैं। और हमें खुद पता चलता है कि हम सफल होने वाले हैं। खुद हमारी अंतरात्मा बोलती है कि अब मैं बिल्कुल सफल होऊंगा, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पारंगत हूं। ठीक है, लेकिन हम कभी भी क्या होते हैं, हमेशा हमें सीखने की इच्छा रखनी चाहिए, सीखना चाहिए, हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए। कभी भी किसी चीज का आगे फुल स्टॉप नहीं लगाना है। ज्ञान है, वर्धन करिए, बढ़ाइए। कुछ नहीं पढ़ सकते तो कुछ भी पढ़िए, जो भी किताब मिलती है उसी को पढ़िए, कोई पेपर मिलता है उसी को पढ़िए। अगर आप किसी दुकान से खाने के लिए जो है भेलपूरी लेने गए तो उसी पेज को पढ़िए, कुछ ना कुछ मिलेगा। आप सीखना चाहें, आपके अंदर ललक होनी चाहिए। अभी कुछ बच्चों के अंदर डेवलप हो चुकी है, वो मुझे दिखाई देती है, लेकिन कुछ के अंदर अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों को सुधार सकते हैं। अभी थोड़ा सा समय है आपके पास, अब थोड़ा समय है, ज़्यादा समय नहीं है। उनको अभी भी आप सुधार लिया आपने उन कमियों को, तो आप सफल हो जाएंगे। आप ये नहीं देखिए कितनी वैकेंसी है, आप ये देखिए आप में कितनी क्षमता है, आप उसको पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सिलेक्शन सबके होते हैं, 2 सीट पर भी सिलेक्शन होते हैं,
हमने 2 सीट पर भी एक का सिलेक्शन कराया, एक सीट पे भी एक कैंडिडेट का सिलेक्शन कराया है। अब समझ रहे एक सीट पे एक का कैसे सिलेक्शन होगा? एक नहीं फार्म भरा था क्या? फार्म तो बहुत लोगों ने भरा था उस पर, एक पे भी, लेकिन हमने उसी एक ही सीट पर एक व्यक्ति का सिलेक्शन कराया। तो अपने अंदर वो डेवलपमेंट करिए, बस उसको अपनी क्षमता बढ़ाइए। आप ये मत देखिए सीटें कितनी है, ठीक है भाई? हमारा ध्यान हमेशा नेगेटिव पॉइंट पर जाता, सीट तो है नहीं, तैयारी क्यों करेंगे? पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप में ऐसा क्या नहीं है? आप क्या नहीं कर सकते? आप क्या नहीं पढ़ सकते? आप क्या नहीं बन सकते? संपूर्ण कोई व्यक्ति नहीं होता। जो व्यक्ति हवाई जहाज में सफर करता है वो हवाई जहाज नहीं चला सकता। हवाई जहाज चलाने वाला अलग होता है, ठीक है भाई? हर व्यक्ति पूर्ण थोड़ी है। मैं स्कूटी चलाना जानता हूं, हो सकता है कुछ लोग स्कूटी चलाना नहीं जानते हो। मैं साइकिल चलाना जानता हूं, हो सकता है कुछ व्यक्ति उसे नहीं जानते हो। ऐसा होता है ना, संपूर्णता कभी नहीं होती। जिसने हवाई जहाज चलाना सीख लिया हो सकता है उसको कार चलाना नहीं आता हो। संपूर्णता थोड़ी हुई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो हम दुनिया भर में जब तक जीवित हैं तब तक सीख सकते हैं, सीखने की प्रयास करना चाहिए। अब्दुल कलाम जी से सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो हमेशा बेस से उठ करके गए, जो साइकिल से चले हैं, ठीक है? साधारण हमेशा जीवन जिया है, साधारण खाया है, कभी कुछ बेफालतू की चीजें ही नहीं सोची। तो वो जो व्यक्ति जितना हल्का होता है ना, वो इतना ही ऊपर तक जाता है। जो व्यक्ति जितने भार को लेकर के, अब एक व्यक्ति है, मान लिया ये है सिंपल दीदी है, सिंपल दीदी 10 किलो भार को लेकर के पहाड़ पर चढ़ पाएंगी, या एक खाली व्यक्ति है वो ज्यादा तेजी से चढ़ पाएगा? हाँ, ऊंचाई पर वही जाता है। अब वो सोच रही है मैं अभी वैष्णो देवी से आई हूँ, मेरे पास तो बाहर था है ना? तो जो व्यक्ति जितना हल्का होगा वो इतनी ऊंचाई तक जाएगा। हल्के से मतलब है विचारों से, मेरा पढ़ाई से। जितना आप विचारशील होकर के पढ़ेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे, अपने मन से बेफालतू की बातों को आउट करेंगे, इतने ही आप ऊपर तक जाएंगे। हम चेहरा देख के बता सकते हैं कि उसमें कितनी दिक्कत है, उसको समस्या क्या है, उसका दिमाग कहाँ लगा हुआ है। हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं टेस्ट पेपर को लेने के बाद कौन व्यक्ति कितने घंटे पढ़ रहा है, ठीक है? और इसमें बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं, बहुत अच्छे से, बहुत साफ साफ लिखा होता है सबके चेहरे पर, कहाँ कितने घंटे पढ़ता है, इसने कितने सवाल बराबर के देख के करें। हमें पता है मुझे, हाँ, ये भी मुझे पता चल जाता है कौन सा सवाल इन्होंने देख के किया है और कौन सा सवाल जान सकते हैं। ये मुझे अच्छे से पता होता है कौन व्यक्ति किस सवाल का उत्तर दे सकता है और कौन नहीं दे सकता, ये भी मुझे पता है, ठीक है? तो वो तो अपने दिमाग से ही निकाल देना बिल्कुल कि हम इस मामले में तो बिल्कुल नहीं, पढ़ाई के मामले में बिल्कुल धोखा नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है भाई? अब मेहनत करिए, निरंतर करिए। हमने वादा किया है, हाथ छोड़ेंगे नहीं, गिरने नहीं देंगे आपको, ठीक है? जैसे साया पीछे पीछे साथ रहता है, परछाई होती है ना, ठीक वैसे साथ रहेंगे एकदम से, जब तक आप सफल ना हो जाए। जब तक सफल ना हो जाए और येस वाले रजिस्टर में साइन ना करने लग जाए, ठीक है? तब तक साफ रहेंगे। वहां आपको खड़ा करने के बाद फिर पुनः यहीं लौटना है मुझे, ठीक है? मुझे बार बार यहाँ से बच्चों को लेकर के छोड़ करके आना पड़ता है और फिर मुझे पुनः यहीं आना पड़ता है ना? तो आपको भी अब ये आपका समय 3 महीने बाद वही आने वाला है।